ठीक तो शुरुआत से जस्ट मैं फास्ट रिकैपिचुलेशन कर देता हूँ। हमने जो देखा था लास्ट क्लास में पीसीए के बारे में कि पीसीए जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन का अ, एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करके फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और अपने हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें कि 2 जीन हैं और 6 माइसेस हैं। 2 जीन्स हैं, 6 माइसेस हैं और इनका ऑब्जर्वेशंस हम लोग ने यूज़ किया था। अब ये जो डेटा जो अपन ने देखा था इसमें मैंने बताया था कि जो जो जीन्स हैं वो डायमेंशंस हैं। तो जैसे अपने 2 डायमेंशंस का डेटा था, ऐसे n नंबर ऑफ डायमेंशंस का डेटा हो सकता है। हम लोग ने ये भी देखा था अगर सिंगल डायमेंशन का अगर डेटा रहता तो एक सिंगल लाइन में अपन उसको प्लॉट कर सकते थे और उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्लस्टरिंग वगैरह जो भी करना है कर सकते थे और उसके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके देख सकते थे। ठीक। अ, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि 2 जीन्स अगर हैं तो 2 डायमेंशंस में इनको प्लॉट किया जाएगा। तो 2 अलग-अलग डायमेंशंस में हम लोग इसको प्लॉट करके मतलब उसको बिल्ड करेंगे प्लॉटिंग को। तो जीन 1 जो है वो एक्स एक्सिस में है, जीन 2 जो है वो वाई एक्सिस में है। और जब इनको प्लॉट करके हम लोग देख रहे हैं तो क्लस्टर्स हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि 2 क्लस्टर्स बन रहे हैं। यहाँ पे 5 और 6 जो माइसेस हैं वो अलग टाइप के क्लस्टर में दिख रहे हैं और 3, 2, 1 जो माइसेस हैं वो अलग क्लस्टर में दिख रहे हैं। ठीक। उसके बाद अपन ने क्या किया कि उन्हीं सब डेटा पॉइंट्स का प्रोजेक्शन क्रिएट किया। प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस किया, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन क्रिएट किया और इन प्रोजेक्शंस के बेसिस पे हम लोग ने जो है इसका मिड पॉइंट जो है निकाला। इन इन पूरे डेटा पॉइंट्स का एक सेंट्रल मिड पॉइंट एवरेजिंग करके निकाला। उसके बाद फिर वाई एक्सिस पे फिर अपन ने जो है सेम जो है प्लॉटिंग किया, प्रोजेक्शंस क्रिएट किया हर एक पॉइंट का, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे, उसका भी एवरेज निकाला। अब ये जो 2 एवरेज पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हम लोग ने जोड़ा। तो जैसे हम लोग ने जॉइन किया तो हम लोग को एक मिड पॉइंट मिला, जो एक्चुअल पूरे कलेक्शन का एक मिड पॉइंट जैसे काम कर रहा है। ठीक। सो एक सेकंड। ठीक। सो तो कलेक्शन का मिड पॉइंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद फिर इस मिड पॉइंट को अपन ने शिफ्ट किया टू द ओरिजिन। ओरिजिन में शिफ्ट करने के बाद जो मिड पॉइंट्स हमको मिले थे वो ऐसे दिख रहे हैं। जो मिड पॉइंट था वो ऐसा दिख रहा है, बाकी जो प्लॉटेड पॉइंट्स थे वो ऐसे हम लोग को दिख रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं स्लाइड पे दिख रहा है। उसके बाद फिर जो है इसको फिर हम लोग ने जो है उसके बाद फिर ओरिजिन से अपन ने एक लाइन खींचा। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन हम बना रहे हैं एक्चुअली। ठीक। इस प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन को हम लोग यूज करेंगे टू प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन को हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा। ठीक। तो ये जो है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन है उसको हम लोग को रोटेट करना रहता है। रोटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन जो है वो हर एक डेटा पॉइंट जो अपन प्लॉट किए हैं उससे नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक। तो अपन ने उस प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन जो पीसी लाइन जिसको बोलते हैं उस पे अपन ने क्या किया, जो भी डेटा पॉइंट्स थे उसका प्रोजेक्शन क्रिएट किया। प्रोजेक्शन जो है ऐसा होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये जो हर डेटा पॉइंट के 90 डिग्री मतलब इस लाइन के 90 डिग्री पे जो है इन पॉइंट्स का प्रोजेक्शन हम क्रिएट करते हैं। ये जो एक्स करके जो ग्रीन कलर में पॉइंट्स आप इंडिकेशंस देख रहे हैं, ये डेटा पॉइंट्स का प्रोजेक्शन है ऑन द प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन। अब हम क्या करते हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स को अपन ने निकाला ऑन द प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनका हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिस्टेंसेस अपन ने निकाला था। ये डिस्टेंसेस अपन ने जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि D1, D2, D3, D4, D5 और D6 ये सभी प्रोजेक्शंस जो डिस्टेंसेस है, ओरिजिन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओरिजिन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद इन इनका कैलकुलेशंस करने के बाद फिर इन डिस्टेंसेस को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक। इन डिस्टेंसेस को स्क्वायर करने के बाद हम
उनको सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद वी फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस। अब ये जो एसएस डिस्टेंस निकला है इस पर्टिकुलर लोकेशन में, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे। अब देखिएगा इसमें एंगल है जो इसे टिल्ट है इस रेड डॉटेड लाइन का, जिसको प्रिंसिपल पीसी लाइन बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन। इसका जो एंगल है उस पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग ने एसएस डिस्टेंसेस जितने भी निकले थे सभी को ऐड किया, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस निकाला। अब ये सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस निकालने के बाद फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट ऑन द राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में रोटेट कर सकते हैं। तो सैंपल एग्जांपल तौर पे अपन इसको राइट साइड में अगर रोटेट करें, रोटेट करने के बाद हम फिर क्या करते हैं कि वी अगेन प्रोजेक्ट द पॉइंट्स। अब ये प्रोजेक्शन वाला फिर से शुरू करते हैं प्रोसेस को। जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को उसी पीसी लाइन पे फिर से प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये जो अभी एंगल चेंज हो चुका है इसका रेड लाइन का, अभी इस पर्टिकुलर जगह पे अब हम इसके जो एसएस डिस्टेंसेस उनको कैलकुलेट करते हैं। ये एसएस डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद पुराना एसएस डिस्टेंस और ये नया एसएस डिस्टेंस जो अपन ने कैलकुलेट किया, जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस हैं, उनको कंपेयर करते हैं। अगर नया स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस अगर कम है तो हम लोग गलत जगह पे, मतलब गलत एंगल पे मूव किए हैं, ऑपोजिट एंगल पे मूव करेंगे। और अगर हम लोग ने कैलकुलेट करके देखा कि जो नया एसएस डिस्टेंस निकला है वो अगर पुराने एसएस डिस्टेंस से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन टिल्ट हुआ है वो पॉइंट्स की तरफ टिल्ट हो गया है। तो पॉइंट्स की तरफ ही टिल्ट करना है, तो करेक्ट डायरेक्शन में टिल्ट हुआ है, तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उस लाइन को, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट पीसी लाइन है, उसको इतना टिल्ट कर लेते हैं जहां पे जाने के बाद जो डिस्टेंसेस हैं, जैसे एक्स आपको दिख रहा है, ये ओरिजिन से इनको कैलकुलेट जब करते हैं, एसएस डिस्टेंसेस जो कैलकुलेट करते हैं, ये हमको मैक्सिमम मिलता है। मतलब इसके बाद अगर टिल्ट करेंगे तो वो एसएस डिस्टेंस रिड्यूस होने लगेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग रुक जाते हैं जाके, जहाँ पे जो एसएस डिस्टेंसेस अपन कैलकुलेट करते हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस हैं, वो मैक्सिमम मिल जाता है। तो दैट पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एंगल जिसको स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप जो है वो ऑप्टिमम स्लोप हमको मिल गया। दिस इज द पीसी लाइन। अब ये जो अपन को मिला है ये पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन है, ये पीसी वन लाइन बोलते हैं। और इसका स्लोप जो है, दैट इज द स्लोप दैट वी वांट। अभी जो स्लोप होता है, एज्यूम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि लेट्स एज्यूम दैट द पीसी वन हैज द स्लोप 0.25। अगर ये 0.25 है तो इसके फिर बाकी फिर कैलकुलेशन इसके बेसिस पे हम करेंगे। तो स्लोप के बेसिस पे बाकी के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 0.25 है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1/4। 0.25 का अगर कैलकुलेट करें फ्रैक्शन में, दैट इज 1/4। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी 4 यूनिट्स दैट वी गो आउट अलोंग जीन वन, ठीक है, जीन वन के साइड पे आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, जीन वन के साइड पे अगर आप 4 डिस्टेंसेस आगे बढ़ेंगे तो वी गो अप 1 यूनिट अलोंग द जीन टू एक्सिस, मतलब 1 यूनिट आप ऊपर जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0.25 जो इसका स्लोप है, दैट व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट इफ वी मूव 4 पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, वी विल मूव 1 पॉइंट टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो जीन वन जो है एक्स एक्सिस में है, जीन टू जो है वो वाई एक्सिस में है। दिस मीन्स द डेटा आर मोस्टली स्प्रेड आउट अलोंग जीन वन। तो जीन वन के ही डायरेक्शन में मैक्सिमम जो है वो डेटा स्प्रेड हुआ है, मतलब दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में, मतलब +4 -4 जो है हम मान के चलते हैं। तो नेगेटिव साइड में भी जो है हर एक 4 यूनिट्स पे एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है एक स्प्रेड देखेंगे, ऑन द वाई एक्सिस 1 यूनिट का स्प्रेड देखेंगे। तो स्प्रेड जो है 4 यूनिट्स का मतलब ज़्यादा है। इसका मतलब जीन वन के साइड में जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है, ठीक। दिस मीन्स दैट द स्प्रेड इज मोर ऑन द जीन वन साइड। तो तो व्हाट डज इट कम इन इनटू समरी, कि जो है इफ वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ जीन वन, देन वी हैव 1 पार्ट ऑफ जीन टू। मतलब इसमें वेटेज आप इजीली यहीं से देख के समझ सकते हैं कि जीन वन का वेटेज यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है और जीन टू का वेटेज कम दिख रहा है। रेशियो जो है इसमें जीन वन का ज्यादा है, जीन टू का कम है। सो इसका मतलब जीन वन, जो अब जीन वन क्या है, इट इज अ डायमेंशन, ठीक। तो हम यहाँ पे डायमेंशनैलिटी के बारे में देख रहे हैं। तो जीन वन इज अ डायमेंशन, जीन टू इज अ डायमेंशन, बिकॉज ये दोनों जो है वो है प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग शुरुआत में देखे थे, तो जीन वन जो डायमेंशन है उसका वेटेज 4 है, जीन टू जो डायमेंशन उसका वेटेज 1 है, इसमें मतलब जीन वन का वेटेज ज्यादा है। तो डायमेंशन 1 हैज द मोर वेटेज देन डायमेंशन 2। तो डायमेंशन 1 इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा एज कंपेयर टू डायमेंशन 2, मतलब जीन वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जीन टू। इससे हम लोग क्या पता लग गया,
कौन सा डिमेंशन ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है डेटा पे, कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है डेटा पे। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि 4 पार्ट्स जो है वो अ, एक साइड है, 1 पार्ट एक साइड है, तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, रेड लाइन इज ए स्क्वायर, मतलब ए है, इसका स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से इसका ए स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद इसका जो बेस है वो बी स्क्वायर है और इसको जो हाइट है वो सी स्क्वायर है। अब ए इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो ए को अपन निकालते हैं, यहाँ पे ए को कैलकुलेट करते हैं। तो ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उनकी वैल्यूज को पुटअप किया। पुटअप करने के बाद हमको पता लगा कि ए का वैल्यू आता है 4.12। इससे मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो 4.12 लेंथ का है। ठीक, अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? सिंगुलर। अब यहाँ तक हम लोग ने जो कर लिया, अभी तक जो अपन इसके पहले तक किया, इससे हमको काफी इंफॉर्मेशन मिल चुका है ऑलरेडी डायमेंशंस के ऊपर। लेकिन अभी अपन को क्या करना है? इन डायमेंशंस के बेसिस पे अपन जो है एक ही सिंगल प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन के बेसिस पे अपन एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि जीन 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं? एक और कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन हम बनाते हैं। उसके लिए ये सब तैयारी अपन कर रहे हैं अभी। तो अपन ने क्या किया? ये इस लेंथ को निकाला, हाइपोटेन्यूज के लेंथ को निकाला। इट कम्स टू बी 4.12 हियर। अब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि सभी जो लाइंस हैं, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, सभी को यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? सभी का लेंथ 1 हो जाना चाहिए प्रोपोर्शनली। ठीक, अब इसका मतलब 4.12 को 1 करना है, तो 1 को भी डिवाइड बाय 4.12 करना पड़ेगा और 4 को भी डिवाइड बाय 4.12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4.12 डिवाइडेड बाय 4.12, इसका मतलब ये यूनिट लाइन बन गया। उसके बाद ये जो साइड था इसका हाइट, उसको भी 1 डिवाइड बाय 4.12 किया। उसका बेस था, उसको भी डिवाइड बाय 4.12 किया। ये क्या हो गया? अभी अपना ये जो है यूनिट वेक्टर बन गया। अब ये जो बना अपना क्या, रेड लाइन जो दिख रहा है, इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। अब इसका कैलकुलेशन जो है इस टाइप से आप देख सकते हैं, किया हुआ है ऑलरेडी, करके रखा है मैंने। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज का जो साइड है वो टोटल 1 निकल गया। बाकी का जो साइड्स है वो हम लोग ने कैलकुलेट किया। ठीक, तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया? सभी साइड्स को 4.12 से डिवाइड कर दिया। ठीक, सो द रिजल्ट इज दैट द हाइपोटेन्यूज साइड, जो वेक्टर का साइड था, मेन वेक्टर जो पीसी लाइन है, उसका यूनिट लेंथ हो गया। और बाकी के प्रोपोर्शनली जो है वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली जो है हाइट आ रहा है 0.242 और उसका बेस आ रहा है 0.97। इससे मतलब प्रोपोर्शनली सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अभी भी जो है आप ऑब्जर्व करेंगे 0.97 इज ऑन द साइड ऑफ जीन 1। तो जीन 1 के साइड में वेटेज ज्यादा मिल रहा है रादर देन जीन 2, मतलब जीन 1 इज स्टिल मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या किया? डेटा को प्लॉट किया, उसके बाद फिर बेस्ट फिट लाइन तैयार किया, फिर यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट किया। अब ये करने के बाद हम लोग ये जो यूनिट वेक्टर अपन ने अभी फाइंड आउट किया है, दिस इज नोन एज द आइगन वेक्टर। ठीक, तो दिस इज नोन एज द आइगन वेक्टर। तो ये मैट्रिक्स जो है ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो जो आपके लिटरेचर में जितना भी आप देखेंगे वो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के ऊपर है, क्योंकि सब डेटा जो अपना वो डबल डिमेंशन डेटा है। तो उसमें रो और कॉलम दोनों होता है। तो वो ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्मेट पर रहता है अपना जो डेटा रहता है। तो उस पर्टिकुलर डेटा को का जो आइगन वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर इज नथिंग बट दिस यूनिट वेक्टर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन पे रहता है। ठीक है, सो आइगन वेक्टर जो है इट इज अ सिंगुलर वेक्टर। तो इसलिए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बोलते हैं इस टेक्निक को। तो आइगन वेक्टर इज द सिंगुलर वेक्टर that represents the PC1 line। एंड उसमें अपन ने अभी ऑलरेडी मैंने जैसे अभी बताया कि 0.97 पार्ट्स जीन 1 है, 0.242 पार्ट जो है जीन 2 है, ऑलरेडी अपन ने अभी कैलकुलेट करके देखा। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शंस हम बोलते हैं, जो 0.97 पार्ट जीन 1, 0.242 पार्ट जीन 2, इस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं लोडिंग स्कोर्स। इनका नेम दिया जाता है लोडिंग स्कोर्स। ठीक है, ये सब टेक्निकल सिर्फ टर्म्स है बस, बाकी तो कैलकुलेशन जैसे अपन ने किया वैसे ही अपन को करते रहना है। तो इससे जो है हम इनको बोलते हैं लोडिंग स्कोर्स। अब ये जो आइजन ये जो एसएस डिस्टेंसेस अपन ने निकाला था, एसएस डिस्टेंसेस ऑफ पीसी1 इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ पीसी1। तो पीसीए कॉल्स द एसएस डिस्टेंसेस फॉर द बेस्ट फिट लाइन द आइगन वैल्यू फॉर द पीसी1। तो अभी अपन ने जो आइगन वैल्यू निकाला था दैट इज द बोलना चाहिए बेस्ट फिट लाइन का आइगन वैल्यू बोलते हैं।
तो इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू फॉर PC1। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन 1 का आइगन वैल्यू हम लोग कहते हैं इसको। ठीक, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का एक पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद फिर अब इस आइगन वैल्यू को सिंगुलर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइगन वैल्यू को सिंगुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आइगन वैल्यू को रूट निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू का रूट निकालने से इसका सिंगुलर वैल्यू निकलता है। तो दिस इज सिंपली पुट एज द स्क्वायर रूट ऑफ द आइगन वैल्यू फॉर PC1 इज कॉल्ड द सिंगुलर वैल्यू ऑफ PC1। ठीक, सो अल्टीमेटली हम लोग सिंगुलर वैल्यू, आइगन वैल्यू भी निकालना है और सिंगुलर वैल्यू भी निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग PC2 को निकालते हैं। PC2 कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सा है। जो भी अपन ने अभी तक निकाला था PC1 लाइन को, उस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एक और लाइन खींच देंगे फ्रॉम द ओरिजिन। तो थ्रू द ओरिजिन अगर वो लाइन निकलता है, दैट पर्टिकुलर लाइन बिकम्स द PC2 लाइन। ठीक है, अब इसको हम लोग PC2 लाइन बोलेंगे, मतलब ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का दूसरा लाइन है, तो PC2 लाइन बोलेंगे। अब हम लोग ने ऑलरेडी ये निकाला था कि PC1 लाइन जो है वो जो है 4 पार्ट्स जीन 1 है और 1 पार्ट जीन 2 है। ठीक, तो जैसे हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट निकलेगा कि जो है इस इस परपेंडिकुलर लाइन का जो PC2 लाइन है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो कहेगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स जीन 2 एंड -1 पार्ट जीन 1। ठीक है, तो ये जो है एक लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि आपका जो PC1 लाइन है उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर हम खींचेंगे तो नेचुरली जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्रोथ होगा वो -1 जाना चाहिए, और जो अपवर्ड ग्रोथ होगा वो 4 पॉइंट्स में जाना चाहिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली उल्टा रहेगा एज कम्पेयर टू PC1 लाइन। तो PC2 लाइन का हम लोग को जो है ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक, सो इफ वी स्केल एवरीथिंग सो दैट वी गेट ए यूनिट वेक्टर। अब सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, इसको सिंगुलर वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल उल्टा निकलेगा, -242 पार्ट्स जीन 1 निकलेगा और 9.97 पार्ट्स जीन 2 निकलेगा। ठीक, सो दिस इज नोन एज द सिंगुलर वेक्टर फॉर PC2 और द आइगन वेक्टर फॉर PC2। ठीक है, इसके बाद अब इसके लोडिंग स्कोर सेम वही चीज है जो PC1 के लोडिंग स्कोर्स थे, बिल्कुल उल्टा इसका लोडिंग स्कोर रहेगा, -0.242 पार्ट जीन 1, 0.97 पार्ट जीन 2। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, इस चीज को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पक्का करना है कि जो PC1 लाइन है वो एकदम सही लाइन है, जो डेटा का स्प्रेड को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि जो लाइन डेटा के स्प्रेड को एकदम एग्जैक्टली डिस्क्राइब करेगा दैट इज द करेक्ट लाइन। तो हम लोग इसलिए 2 लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें से जो बेस्ट आउटपुट हमको मिलेगा उसी को हम लोग जो है PC लाइन एक्सेप्ट करेंगे। सो अब नेक्स्ट जो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी अब ऑब्जर्व करेंगे सेम जो प्रोसेस अपन ने PC1 लाइन के लिए किया था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो है वो PC2 लाइन के लिए करते हैं। और PC2 लाइन के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका प्रोजेक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स का प्रोजेक्शंस हम PC2 लाइन पे, जो PC1 लाइन पे किए थे एग्जैक्टली PC2 लाइन पे करेंगे, और वो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, अब उन सेम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद अब जो है द आइगन वैल्यू ऑफ PC2 इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द प्रोजेक्टेड पॉइंट्स एंड द ओरिजिन। इसमें भी सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस हम निकाल लेते हैं, तो PC2 लाइन का भी सम ऑफ स्क्वायर्ड SSD निकालते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो PC1 के लिए करते हैं वो PC2 के लिए भी कर रहे हैं। तो अब फिर इसको प्लॉट करते हैं। अब प्लॉटिंग करने के बाद जो है अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं जिससे कि PC2 जो है और PC1 जो है एग्जैक्टली जो है 90 डिग्रीज में दिखने लगे। ठीक, तो ये अपन को दिख रहा है। ठीक, अब ये करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स इस पे प्रोजेक्टेड थे उनको तो वैसे के वैसे ही रखेंगे, उन प्रोजेक्टेड पॉइंट्स को लेके हम रीबिल्ड करते हैं द एंटायर सिनेरियो। तो देखिएगा हर प्रोजेक्टेड पॉइंट्स को यूज करके जो है PC1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसके बेसिस पे हम पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और PC2 पे जितने पॉइंट्स थे उनके उनके बेसिस पे जो है पॉइंट्स को लेके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपना अल्टीमेटली भी रीबिल्ड द एंटायर सिनेरियो, यहाँ पे पूरा सिनेरियो फिर से रिबिल्ड हो जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगुलर PCA यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट जो है ये हम ठीक है, ये करने के बाद हम वेरिएशन निकालते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें वेरिएशन निकालना पड़ता है। तो वेरिएशन जो है वो क्या है, SS डिस्टेंस ऑफ PC1, जो PC1 के ऊपर जो SS डिस्टेंस अपन ने निकाला था, डिवाइडेड बाय n-1। n इज नंबर ऑफ सैंपल्स,
n-1 is one less than number of samples. तो हमारा जितना भी नंबर ऑफ सैंपल्स था -1 करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो ये वेरिएशन बन जाएगा PC1 का। और वेरिएशन जो है PC2 का हम लोग सेम सिमिलरली निकालेंगे कि एसएस डिस्टेंसेस फॉर PC2 डिवाइडेड बाय n-1। दोनों वेरिएशंस को निकालने के बाद इसमें से हमको ये पता लग जाता है कि किसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल सेक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, किसे वेरिएशन फॉर PC1 जो आया है वो 15 आया है, वेरिएशन फॉर PC2 जो आया है वो 3 आया है, एज्यूम करके चल रहे हैं। तो दिस मीन्स द टोटल वेरिएशन अराउंड PCs जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो 15 + 3 है, दैट इज कम्स टू 18, ठीक। दैट मीन्स PC1 अकाउंट्स फॉर, अब 18 टोटल वेरिएंस है, तो PC1 है 15 का वेरिएंस है और PC2 3 का वेरिएंस है, तो 15 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाय 18 बिकम्स द प्रोपोर्शन फॉर PC1। तो 15 डिवाइडेड बाय 18 करने से अपन को 83% मिला, 0.83, 83% फॉर PC1। एंड PC2 के लिए हमको 3 डिवाइडेड बाय 18 करना पड़ेगा, ठीक। तो 3 डिवाइडेड बाय 18 0.17 आया, तो 17% फॉर PC2। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको ये पता लग गया कि अब प्रैक्टिकली जब आप करके भी देखेंगे इसको, तभी आपको ये चीज पता लग जाएगा कि PC1 पे वेरिएशन अगर ज्यादा आ गया और PC2 पे वेरिएशन कम आ रहा है, इससे मतलब दोनों के मुकाबले PC1 इज डोमिनेंट। मतलब PC1 के ऊपर जो कैलकुलेशंस करेंगे वो ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी, डेटा का प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब जो डायमेंशन PC1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डायमेंशन रिप्रेजेंटेड बाय PC2। अब ये जो अपन ने प्रोसेस किया, ये तो सिर्फ 2 डायमेंशंस के लिए किया, क्योंकि 2 डायमेंशंस थे करके 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन अपन ने बनाया। अगर हमारे पास 10 डायमेंशंस होते तो हम लोग 10 कंपोनेंट पीसी लाइन प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइंस बनाते। अगर 20 होते तो 20 बनाते। अगर 1000 होते तो 1000 प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइंस बनाते, सभी का वेरिएशन कैलकुलेट करते। और जिन भी वेरिएशंस को हम लोग को रखना है, अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा किन वेरिएशंस को रखना है? तो जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि जो वेरिएशन 70% से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं डायमेंशंस को हमें रखना है। तो वो पीसी लाइंस जिनके वेरिएशंस का प्रोपोर्शन 70% से ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ उन्हीं जो है डायमेंशंस को हम रखेंगे, बाकी डायमेंशंस को हम डिलीट कर देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी कर दिया, ठीक। पीसी लाइन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, क्योंकि इसी पे प्रोजेक्शन भी होता है। तो हम लोग क्लस्टरिंग भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, क्योंकि PC2 जो लाइन होता है, PC1 लाइन को एकदम इक्वली डिवाइड कर देता है बीच में से, ठीक है। इसलिए PC2 लाइन के लेफ्ट साइड में जो क्लस्टर बनेगा वो अलग क्लस्टर रहेगा, PC2 लाइन के राइट साइड में जो क्लस्टर बनेगा वो अलग क्लस्टर बनेगा। तो ये क्लस्टरिंग भी पॉसिबल हो जाती है। तो हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइंस का हेल्प लेके, पीसी लाइंस का हेल्प लेके क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, और ये वेटेज भी निकाल सकते हैं, कौन सा डिमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिमेंशन कम इंपॉर्टेंट है। तब ये एक और इसी के बेसिस पे स्क्री प्लॉट करके एक प्लॉटिंग होता है जिसको हम करते हैं। तो स्क्री प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन दैट ईच पीसी अकाउंट्स फॉर। तो हम लोग ने जो निकाला था 83% जो है, यहाँ पे देखिएगा 83% PC1 का दिखा रहा है, PC2 जो है वो 17% दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर स्क्री प्लॉट से भी तुरंत पता लग जाता है कि PC1 जिस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और PC2 जिस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका मतलब यही नहीं कि इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेटेज है इसका कम रखेंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे पास अगर सोच ली 1000 डायमेंशंस हैं, और 1000 डायमेंशंस का मैंने पीसीज कैलकुलेट किया, तो स्क्रीप प्लॉट में हमको क्या दिखेगा, पूरा एक बार चार्ट जैसे खूब सारा हम लोग का 1000 बार चार्ट दिखेगा। और 1000 बार चार्ट में से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड पॉइंट जैसे मैंने कहा कि रख सकते हैं, जैसे कि 75% के ऊपर वाले को ही रखेंगे, 75% के नीचे वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो 75% के ऊपर वाले जितने भी प्लॉट्स हैं, जो जितने भी पीसीज हैं जो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन डायमेंशंस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी को हम क्या बोलेंगे कि हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब अपने एनालिसिस से हटा भी सकते हैं, ठीक है। सो इससे हम जो है we finally come to the conclusion that the number of dimensions equal to number of pieces। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी डायमेंशन होंगे उतने सारे आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाना है। क्लस्टरिंग कैन आल्सो बी डन यूजिंग पीसीए प्लॉट, तो क्लस्टरिंग का भी एक अपन को एक एडवांटेज इसमें मिल जाता है। अब फाइनली जो कंक्लूजन क्रिएट करना है वो कैसे करना है, कि कितने डिमेंशंस रखना है, कितने डिमेंशंस को नहीं रखना है। तो उसके लिए 2-3 तरीका है, ठीक। तो मेथड 1 है that we can arbitrarily select how many dimensions we want to keep. We may want to visually represent things in 2 dimensions, so we may only keep 2 features. This is use case dependent, and this is not the hard and fast rule.
तो वी कैन पिक फ्रॉम द डिमेंशन, जिसका भी जैसे मैंने कहा जिसका भी वेटेज सबसे ज्यादा हमको मिल रहा है, स्क्री प्लॉट से भी पता लग जाएगा। ठीक। मेथड 2 क्या है? कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस। अपन ने अभी कैलकुलेट किया था प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस फॉर ईच फीचर। वी पिक द थ्रेशोल्ड, जैसे भी मैंने कहा कि एक 70% थ्रेशोल्ड रख दिया, 70% के ऊपर जितने भी वेरिएंस निकलेंगे उसको रख देंगे, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस निकलेगा उसको रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे। तो उन फीचर्स को हम रख सकते हैं जिसमें जिसका वेरिएंस एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। तीसरा मेथड है, दिस इज क्लोज रिलेटेड टू मेथड 2, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस फॉर ईच फीचर, सॉर्ट द फीचर्स बाय प्रोपोर्शन। ठीक, सॉर्टिंग कर दिया, हाईएस्ट से लोएस्ट तक सॉर्टिंग कर दिया। वन कैन पिक हाउ मेनी फीचर्स टू इंक्लूड by identifying the points where we are adding the new features has a significantly drop in the variance। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन ने जो फीचर्स बनाए थे, जो जिसको बोलते हैं कि एग्रीगेट फीचर्स बनाए थे, मतलब पुराने एग्जिस्टिंग फीचर्स को लेके नए कुछ फीचर्स अगर हम बनाते हैं, उन पर्टिकुलर फीचर्स को रखना है कि नहीं रखना है, उनके स्क्रीप प्लॉट से पता लग जाएगा, उसके प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस से पता लग जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस बहुत अच्छा है उसका, तो हम उन जो है फीचर्स को रख सकते हैं जो अपन ने नया क्रिएट किया है, नहीं तो फिर उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल यूज ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो होपफुली ये समझ में आया होगा। ठीक। any doubts, any questions related to what we have discussed till now? We can stop here। ठीक है। तो आपके जो भी queries by chance कुछ भी होंगे तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज।